चैप्टर नंबर 6 के अपन क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। आधे क्वेश्चन आंसर हम कर चुके थे। अब आगे की कर रहे हैं। काल। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाई। इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पका रही हूँ। यहाँ रेखांकित शब्दों से पता चल रहा है पकाऊंगी, पकाई और पका रही, जिनके नीचे अंडरलाइन की हुई है, कि कार्य होने का समय या काल क्या है। पकाऊंगी, पकाई, पका रही हूँ। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कोई कार्य कब हुआ, हो रहा है या होने वाला है, उसे क्या बोलते हैं? काल कहते हैं। तो काल के कितने भेद होते हैं? 3। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल क्या होता है? ये बताता है कि कार्य पहले ही हो चुका है। वर्तमान काल क्या है? ये बताता है कि कार्य अभी हो रहा है या सामान्य रूप से होता रहता है। भविष्य क्या होता है? ये बताता है कि कार्य आने वाले समय या भविष्य में होगा। तो नीचे दिए गए वाक्यों को वर्तमान और भविष्य काल में आपको क्या करना है? चेंज करना है। वह गिड़गिड़ाकर बोली, इसको क्या करना है आपको? वर्तमान और भविष्य काल में चेंज करना है। तो अपन कैसे करेंगे? वर्तमान काल में वह गिड़गिड़ाकर बोल रही है। भविष्य काल में कैसे बोलेंगे? वह गिड़गिड़ाकर बोलेगी। फिर आपको दे रखा है श्रीमान ने आज्ञा दे दी, उसको वर्तमान काल में कैसे चेंज करेंगे? श्रीमान आज्ञा दे रहे हैं। भविष्य काल में कैसे चेंज करेंगे? श्रीमान आज्ञा देंगे। फिर है उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। तो वर्तमान काल क्या होगा? उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही है। उसको भविष्य काल में कैसे चेंज करेंगे अपन? उसकी आंखों से आंसू की धारा बहेगी। फिर आपको एक वाक्य दे रखा है, जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। उसको वर्तमान में कैसे चेंज करेंगे अपन? जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हो रही है। भविष्य काल में कैसे करेंगे अपन चेंज? जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा होगी। यानी ये क्या है? भविष्य काल का वाक्य होगा। फिर आपको एक वाक्य दे रखा है, उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी वापस दे दी। वर्तमान काल में कैसे करेंगे अपन चेंज? वे वृद्धा से क्षमा मांग रहे हैं और उसकी झोंपड़ी वापस दे रहे हैं। भविष्य काल में करेंगे, वे वृद्धा से क्षमा मांगेंगे और उसकी झोंपड़ी वापस देंगे। तो मतलब इन छोटे छोटे शब्दों के अर्थ से ही क्या है? काल चेंज हो जाता है। भूतकाल था, उसको वर्तमान काल में और भविष्य काल में अपन ने बदला। फिर है वचन की पहचान। उनके मन में कुछ दया आ गई। गई के नीचे अंडरलाइन है। उनकी आंखें खुल गई। यहाँ पे गई के ऊपर क्या है? बिंदी लगा रखी है। ऊपर दिए गए रेखांकित शब्दों में क्या अंतर है और क्यों? आपस में आपको चर्चा करके क्या करना है? पता लगाना है। आपने ध्यान दिया होगा कि शब्द में एक अनुस्वार भर के अंतर से उसके अर्थ में क्या है? अंतर आ जाता है। यानी उनके मन में कुछ दया आ गई या फिर उनकी आंखें खुल गई, इनमें क्या है? फर्क है। जैसे देखो यहाँ पे अपन देखते हैं अनुस्वार वाले शब्द कैसे समझे। जैसे आंखें, यहाँ पे चंद्र बिंदु है जो नाक से क्या है? उच्चारण दर्शाता है। आंखें यानी एक से ज्यादा आंख, एक से ज्यादा आंख यानी बहुवचन। गई, इसके ऊपर बिंदी है। गई एक के लिए है, वह गई। और गई इसके ऊपर जो बिंदी आ रही है यानी वो कई के लिए, या वे गई या आंखें गई। यहाँ बहुवचन का क्या है? संकेत देता है। तो यानी मतलब एक वचन है उसके ऊपर नहीं है और बहुवचन वाले के ऊपर क्या है? अनुस्वार वाला शब्द आ रहा है। तो आसान भाषा में अपन समझे, जैसे मान लो लड़की गई, बहुवचन क्या होगा? लड़कियां गई। यहाँ पे गई के ऊपर भी आ रहा है। आँख खुली या आंखें खुली। किताब रखी या किताबें रखी। तो बहुवचन में अक्सर क्या है? ए ओ ई आते हैं और क्रिया में भी अनुस्वार जुड़ जाता है।
तो इस तरीके से अपन ने इनको पहचाना। फिर आपको देखो कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको वो करना है। जैसे वृद्धा झोंपड़ी के भीतर गई, देखो वृद्धा झोंपड़ी के भीतर गई। फिर आएगा वृद्धा गिड़गिड़ाकर बोली, ये क्या है, एक वचन है। पोती ने खाना पीना छोड़ दिया, तो यहाँ पे पोती भी एक वचन है, एक लड़की है, तो यहाँ पे है ये आएगा। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी थी, तो उसकी आंखों से आंसू, यानी एक वचन की बात हो रही है। फिर है, उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और बाहर ले आई, तो यहाँ पे भी एक वचन है। झोंपड़ी में बसी पुरानी यादें वृद्धा को रुला गई, तो झोंपड़ी में बसी पुरानी यादें थी, यानी बहुत सारी यादें थी, बहुवचन हो रहा है, तो यहाँ पे गई आ जाएगा। पाठक देख सकते हैं कि कैसे एक छोटी सी टोकरी ने बड़े बदलाव ला दिए, तो यहाँ पे है का आएगा प्रयोग। तो इस तरीके से अपन ने अनुस्वार वाला देख लिया। फिर जैसे मान लो उनके मन में कुछ दया आ गई, तो मन क्या है, एक वचन है, इसलिए सही रूप होगा आ गई। फिर है उनकी आंखें खुल गई, आंखें एक से अधिक है, बहुवचन है, इसलिए क्रिया बनेगी खुल गई। गई और गई में फर्क क्या है, गई एक है और गई क्या है, एक से अधिक है। फिर दे रखा है कहानी की रचना। ये सुनकर वृद्धा ने कहा, महाराज नाराज ना हो तो। फिर आपको डैश डैश दे रखा है। इस पंक्ति में लेखक ने जानबूझकर वृद्धा की कही हुई बात को अधूरा छोड़ दिया है। बात को अधूरा छोड़ने के लिए डैश डैश का उपयोग किया गया है। इस प्रकार के वाक्यों और प्रयोग में से कहानी का प्रभाव क्या है, और बढ़ जाता है। अनेक बार कहानी में नाटकीयता लाने के लिए भी इसी प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। आपको इस कहानी में ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी, उन्हें अपने समूह के साथ मिलकर ढूंढिए और उनकी सूची आपको क्या करनी है, बनानी है। फिर इस कहानी की कुछ विशेषताओं को नीचे दिए गए, उनके उदाहरण कहानी से चुनकर क्या करना है, आपको लिखना है। तो जैसे मान लो आपको इस कहानी में ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देगी, अपने समूह में एक साथ मिलकर ढूंढना है और उनकी सूची बनानी है। जैसे प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग, वर्णनात्मकता से दृश्य सजीव बनाना, गहरी भावनाओं का चित्रण है, संवादों के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाया गया है, नाटकीय मोड़ों का समावेश भी है इसमें, पात्रों का स्पष्ट और प्रभावी चित्रण भी है, अधूरे वाक्यों से रहस्य और जिज्ञासा उत्पन्न करना भी है ये इसमें, और सामाजिक संदेश भी दे रहे हैं ये कहानी। फिर जो आपको सेकंड दे रखा है, इस कहानी की कुछ विशेषताओं को नीचे दिया गया है, उनके उदाहरण कहानी से चुनकर आपको क्या करना है, लिखने हैं। जैसे प्रश्नोत्तर शैली में कहानी में ऐसे प्रश्न हैं जो पाठक को सोचने पर विवश कर देते हैं। तो जैसे क्या क्या क्वेश्चन है कहानी में, कि उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे, ये प्रश्न जमींदार को सोचने पर मजबूर करता है। फिर आपको दे रखा है सेकंड दे रखा है, देखो वर्णनात्मकता है, लेखक ने जगहों और भावनाओं का ऐसा चित्र खींचा है कि पाठक क्या है, दृश्य को क्या कर सकते हैं, अपने देख सकते हैं उनको। जैसे उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, ये वृद्धा की भावनाओं को क्या है, साफ दिखाता है। भावनात्मकता क्या है, कहानी में करुणा, पछतावा और प्रेम जैसे गहरे भाव दिखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कृतक्रम का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी, ये जमींदार का पछतावा दिखाता है। संवादात्मकता क्या है, पात्रों के संवादों से कहानी आगे बढ़ती है और प्रभावी बनती है। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं, वृद्धा का संवाद क्या है, यहाँ पे प्रभावी है। नाटकीयता क्या है, नाटकीयता, कुछ दृश्य इतने प्रभावशाली है कि वे नाटक जैसे लगते हैं। जैसे जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगी, त्यों ही देखा ये काम उनकी शक्ति के बाहर है। ये दृश्य क्या है, नाटकीय है। चरित्र चित्रण क्या है, पात्रों के गुण, स्वभाव और मन की स्थिति स्पष्ट रूप से क्या है, इसमें दिखती है। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, जमींदार का अहंकारी स्वभाव क्या है, इसमें दिखता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है शब्दकोश का उपयोग। आप जानते हैं कि हम शब्दकोश का प्रयोग करके शब्दों के विषय में अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे कुछ शब्दों के अनेक अर्थ शब्दकोश से चुनकर दिए गए हैं। इन शब्दों के जो अर्थ इस कहानी के अनुसार सबसे उपयुक्त है, उन पर आपको क्या करना है, गोल घेरा बनाना है। वाक्य क्या दे रखा है,
श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तो श्रीमान तो मतलब है ना, शब्द अपन ज़्यादातर कैसे लगाते हैं, पुरुषों के नाम के पूर्व आदर सूचनार्थ लगाया जाने वाला शब्द है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि शब्दों के अर्थ जो इस कहानी के अनुसार आपको सबसे ज़्यादा उपयुक्त लगते हैं उन पे आपको गोल घेरा बनाना है। तो अपन यहाँ पे श्रीमान मतलब यहाँ पे वो जमींदार की बात की गई है, वो क्या है, धनी है, संपत्तिशाली है, तो हम इसके ऊपर गोल घेरा बनाएंगे। फिर है, पतोह भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। तो यहाँ पे कन्या का शब्द यहाँ पे क्या है, 5 बरस की कन्या एक लड़की है। फिर यहाँ पे आप एक अविवाहित लड़की है, उस पर भी आप क्या है, गोल घेरा बना सकते हैं। फिर है, जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। महल के नीचे अंडरलाइन की हुई है। तो यहाँ पे कहानी में क्या है, राजा या रईस आदि के रहने का बहुत बड़ा और बढ़िया मकान, इस पे अपन गोला घेरा बनाएंगे। फिर है, वह तो कई जमाने से वही बसी थी। जमाने यानी बहुत अधिक समय यानी अवधि से यहाँ पे लिया गया है। फिर है, ये उसकी पोती उस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी, यानी सहारा या आलंबन उसकी थी। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, भावों की पहचान। कृतक्रम का पश्चाताप कर उन्होंने वृद्धा से क्षमा मांगी। कहानी की इस पंक्ति में कौन कौन से भाव प्रकट हो रहे हैं, सही पहचानना, इस पंक्ति के पश्चाताप और क्षमा के भाव प्रकट हो रहे हैं। अब नीचे दी गई पंक्तियों में प्रकट हो रहे भावों से उनका मिलान करना है आपको। पंक्तियां क्या दे रखी है आपको, वह लज्जित होकर कहने लगी, नहीं ये टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। तो अपन जो ये पहला है उसको अपन किससे मिलान करेंगे, यानी लज्जा या पछतावा से हो रहा है इसका। भाववाचक यानी भावना भाववाचक संज्ञा से अपने को मिलान करना है। सेकंड है, वृद्धा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई, यानी बोध या आत्मज्ञान का भाव प्रकट हो रहा है उनके अंदर। फिर है, उनके मन में कुछ दया आ गई, यानी करुणा या दया से। यहाँ पे 3 नंबर आपको दे रखा है भाववाचक के अंदर। फिर है, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी, यानी आस्था या विश्वास है उनको। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है, 5 नंबर है, विनम्रता या विनय से है भाववाचक संज्ञा यहाँ पे। फिर है, अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी, यानी ममता या स्नेह से यहाँ पे भावनाएं व्यक्त हो रही है। फिर है, जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, यानी अहंकार या घमंड से। फिर है, उस झोंपड़ी में उसका मन ऐसा कुछ लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना ही नहीं चाहती थी, यानी यहाँ पे जुड़ाव या मोह से है उनका मतलब। फिर है, जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी, यानी दुख या पीड़ा हो रही थी। फिर है 10 नंबर है, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया, यानी क्रूरता या अन्याय से मतलब है, यहाँ पे भावनाएं व्यक्त हो रही है। फिर वाक्य विस्तार दे रखा है आपको, वृद्धा पहुंची, ये केवल 2 शब्दों से बना एक वाक्य है, लेकिन हम इस वाक्य को बड़ा भी बना सकते हैं। वह वृद्धा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। अब बात कुछ अच्छी तरह से समझ आ रही है, किंतु इसी वाक्य को हम और विस्तार भी दे सकते हैं। जैसे, थकी हुई आंखें और कांपते हाथों में टोकरी लिए वृद्धा धीरे धीरे दरवाजे पर पहुंची, यानी वाक्य का यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, बड़ा कर रहे हैं वाक्य को। अब ये वाक्य अनेक अर्थ और भाव व्यक्त कर रहे हैं। अब इसी प्रकार नीचे दिए गए वाक्यों का कहानी को ध्यान में रखते हुए विस्तार कीजिए। प्रत्येक वाक्य में लगभग 15 से 20 शब्द हो सकते हैं। जैसे एक झोंपड़ी थी, इसको आपको वाक्य का विस्तार करना है, यानी बड़ा करना है, इस वाक्य को बढ़ा चढ़ा के लिखना है। जैसे, गांव के किनारे पीपल की पेड़ के नीचे सूखी घास और मिट्टी से बनी एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जिसमें एक बूढ़ी महिला और उसकी पोती रहती थी। सेकंड क्या दे रखा है, श्रीमान टहल रहे हैं, वाक्य विस्तार करना है, यानी वाक्य को बड़ा करना है। श्रीमान हाथ में छड़ी लिए आंगन में इधर उधर टहलते हुए अपने महल के विकास के बारे में गंभीर रूप से सोच रहे थे। 3 नंबर दे रखा है, वह खाने लगेगी, यानी जब पोती ने जमींदार के भरोसे पर विश्वास किया तो उसने धीरे धीरे रोटी खाना शुरू किया और दादी की चिंता कम होने लगी।
फिर आपको दे रखा है वृद्धा भीतर गई और आगे बढ़े, यानी वृद्धा कांपते कदमों से झोपड़ी के अंधेरे कोने में गई, टोकरी वहीं रखी और आंखों में बेचैनी लिए बैठ गई। फिर एक शब्द दे रखा है आगे बढ़े, इसको बढ़ाना है, आपको विस्तार करना है वाक्य का। जमींदार साहब थोड़ी देर ठहरे, फिर धीमे धीमे वृद्धा की ओर बढ़े और उसकी स्थिति समझने का प्रयास करने लगे। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है संवाद फोन पर। फर्स्ट दे रखे है कल्पना कीजिए कि ये कहानी आज के समय की है। जमींदार वृद्धा की पोती को समझाना चाहता है कि वह जिद छोड़ दे और भोजन कर ले। उसने पोती को फ़ोन किया है, अपनी कल्पना से दोनों की बातचीत कीजिए। तो आज का ज़माना क्या है, फ़ोन, इंटरनेट, ये सब सारी सुविधाएं अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको आज के ज़माने की तरीके से उसको ना, मतलब जमींदार ना वृद्धा की पोती को समझाना चाहता है फ़ोन के माध्यम से। तो वो आपको क्या क्या बातें कर सकते हैं वो लोग, वो आपको बताना है। तो हम जैसे देखो इस तरीके से लिख सकते हैं। जमींदार, हेलो बेटा, मैं जमींदार साहब बोल रहा हूँ। तो पोती क्या बोलेगी, जी कहिए। जमींदार, देखो इतने दिन से तुम भूखी रह रही हो, ये ठीक नहीं है। पोती, पर दादी के साथ जो हुआ उससे मेरा मन नहीं लग रहा। जमींदार, मैं समझता हूँ मेरी गलती है, पर मैं अब झोंपड़ी पर फिर से दावा नहीं करूँगा। पोती, सच में? जमींदार, हाँ, मैं वादा करता हूँ, कृपया खाना खाओ। पोती, अगर आप वादा करते हैं तो मैं खाना खा लूँगी। जमींदार, यही समझदारी है बेटा, दादी की चिंता दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, संवाद हम लिख सकते हैं। फिर है कल्पना कीजिए कि जमींदार और उसका कोई मित्र वृद्धा की झोंपड़ी हथियाने के बारे में मोबाइल पर लिखित संदेशों द्वारा चर्चा कर रहे हैं, यानी मैसेज टाइप कर रहे हैं। मित्र उसे समझा रहा है कि वे झोंपड़ी न हड़पे। उनकी इस लिखित चर्चा को अपनी कल्पना से भाव मुद्रा के साथ लिखें, यानी इमोजी के रूप में लिखना है। जैसे आजकल अपन फेसबुक, व्हाट्सअप मैसेजेस करते हैं हम, तो उसमें इमोजी आते हैं, उनके रूप में आपको मतलब लिख के फिर उस पर जो सेट होता है इमोजी, वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, मित्र, इस विचार को छोड़ दो, तुम्हें आखिर किस बात की कमी है। जमींदार, मुझे तुमसे उपदेश नहीं सुनना, यानी गुस्से वाला इमोजी यहाँ पे लगा रखा है। जैसे मित्र, मैं उपदेश नहीं दे रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, किसी गरीब की झोंपड़ी छीनना गलत है। फिर देखो यहाँ पे थोड़ा सा उदास मन वाला इमोजी है। जमींदार, लेकिन वह जमीन मेरी है। मित्र, जमीन तुम्हारी हो सकती है पर इंसानियत सबकी होती है। जमींदार, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मित्र, अभी भी समय है, अपनी गलती सुधार लो। जमींदार, ठीक है, मैं झोंपड़ी नहीं हड़पूंगा। तो इस तरीके से मतलब अपन है ना पॉजिटिव थिंकिंग वाली ही संवाद के रूप में बात यहाँ पे लिखेंगे, अपन नेगेटिव वाली नहीं लिखेंगे कि वो गलत बात कर रहे हो, या ऐसा कुछ नहीं है, वो समझा रहा है, वो जमींदार समझ रहा है, उस तरीके से हमने ये संवाद लिख दिया। फिर है पोती की भावनाएं। मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। कहानी में वृद्धा की पोती एक महत्वपूर्ण पात्र है, भले ही उसका उल्लेख केवल एक दो पंक्तियों में ही हुआ है। कल्पना कीजिए कि आप भी वह पोती है, आपको अपने घर से बहुत प्यार है। अपने घर को बचाने के लिए जिलाधिकारी को आपको एक पत्र लिखना है, तो आप किस तरीके से लिखेंगे। जैसे सेवा में जिलाधिकारी महोदय, शहर का नाम जहाँ पे आप रहते हैं, इसे मेरे घर को बचाने हेतु तो प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं, आपका जो भी ना हो, आपके क्षेत्र की निवासी हूँ। मेरा घर एक छोटी सी झोंपड़ी है जिसमें मैं अपनी दादी के साथ रहती हूँ। ये घर हमारे लिए अत्यंत कीमती है। हाल ही में गांव के जमींदार साहब ने उस झोंपड़ी पर अपना दावा जताया है और हमें वहाँ से हटाने की धमकी दी जा रही है। महोदय, इस झोंपड़ी में मेरे माता पिता की यादें तथा जीवन का साधन बसा हुआ है। अगर ये हमसे छीन जाएगा तो हम बेघर हो जाएंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारी सहायता करिए और हमें अपनी झोंपड़ी में रहने का अधिकार प्रदान करिए। सर धन्यवाद। भविद्या, जो भी नाम है, गांव का नाम है, तारीख है, वो यहाँ पे लिख दीजिए। फिर आपको एक दे रखा है सेकंड। मान लीजिए कि वृद्धा की पोती डायरी लिखा करती है, यानी डेली डायरी लिख रही है। कहानी की घटनाओं के आधार पर कल्पना कीजिए कि उसने अपनी डायरी में क्या लिखा होगा। स्वयं को पोती के स्थान पर रखते हुए वह दिन दिनी लिखिए। उदाहरण के लिए, मेरी डायरी के अंदर 2 मई तारीख है। आज दादी घर पर आई तो बहुत परेशान थी। मैंने बहुत पूछा, उन्होंने बताया। आगे आपको लिखना है, ये उदाहरण दे रखा है 2 मई।
आज दादी घर लौटी और बहुत परेशान दिखी। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि जमींदार साहब हमारी झोंपड़ी पर हक जताने लगे। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। फिर 3 तारीख की बात है। आज मैं पूरे दिन चुप रही। खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा। ये घर मेरी दुनिया है, अगर ये चला गया तो हम कहाँ जाएंगे। फिर वो 4 तारीख को लिखती है, मैंने तय किया कि मैं अपने घर के लिए लड़ूंगी। मैंने जिला अधिकारी को पत्र लिखने की सोची है। उम्मीद है कोई हमारी मदद करेगा। फिर वो 5 तारीख को लिखती है, आज गांव के कुछ लोग हमें समर्थन देने आए हैं। मुझे थोड़ी सी आशा सी हुई है। इस तरीके से हम डायरी को लिख सकते हैं। फिर आपको दे रखा है पाठ से आगे आपकी बात। कहानी में वृद्धा की पोती अपने घर से बहुत प्यार करती थी। आपके घर से अपने लगाव का अनुभव आपको क्या करना है, बताना है। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे, मेरा घर मेरे लिए यादों और स्नेह का स्थान है। वहाँ बचपन की यादें, परिवार की परंपराएं और सुरक्षित महसूस करने का भाव बसा हुआ है। यही वजह है कि मैं भी किसी स्थान से इतना जुड़ जाता हूँ तो उसे छोड़ना मुश्किल महसूस करता हूँ या करती हूँ। फिर सेकंड दे रखा है, क्या कभी आपको किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति से इतना लगा हुआ है कि उसे छोड़ना मुश्किल लगा हो। अपना अनुभव आपको क्या करना है, साझा करना है। जैसे एक बार स्कूल की लाइब्रेरी की एक पुरानी किताब मुझे बहुत प्रिय थी। जब वह किताब हटाई गई तो मुझे दुख हुआ, जैसे कोई पुराने साथी को खो दिया हो। इस अनुभव से मैंने जाना कि सामान्य स्थानों से भी दिल के गहरे संबंध बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, कहानी में जमींदार अपने किए पर पश्चाताप कर रहा है। क्या आपने कभी किसी को अपने किए पर पछताते हुए देखा है? उस घटना के बारे में बताइए। ये भी बताइए कि उस पश्चाताप का क्या परिणाम निकला। तो एक बार मेरे पड़ोस में किसी ने गुस्से में अनुचित बात कही। बाद में उसे पछतावा हुआ। उसने माफ़ी मांगी और रिश्ते सुधर गए। उस पश्चाताप से ये सीखा कि समय रहते माफ़ी मांगने से रिश्ते बच सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम गुस्से या अहंकार में किया हो और बाद में पछताए हो? फिर आपने क्या किया? उस अनुभव से आपने क्या सीखा? जैसे अपन लिख सकते हैं कि एक बार गुस्से में मैंने अपनी छोटी बहन का खिलौना तोड़ दिया। बाद में बहुत पछताया। मैंने माफ़ी मांगी और नया खिलौना खरीद कर दिया। इससे मैंने सीखा कि गुस्से में किए गए कार्यों का परिणाम क्या है, अक्सर टालना मुश्किल होता है, इसलिए संयम रखना क्या है, जरूरी है। फिर न्याय और समता। कहानी में आपने पढ़ा कि एक जमींदार ने लालच के कारण एक स्त्री का घर छीन लिया। क्या आपने किसी के साथ ऐसा अन्याय देखा या पढ़ा या सुना है? उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो जैसे न्यूज़ में, जैसे आप आमतौर पर न्यूज़ में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आती है कि कुछ दबंगों ने एक किसान की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया। किसान को न्याय पाने में कई साल लगे। इससे स्पष्ट होता है कि शक्ति और धन के गलत उपयोग से कमज़ोरों के अधिकार क्या है, छीन सकते हैं। फिर सेकंड दे रखा है आपको, ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके आसपास के लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे कि ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ उपाय, जैसे पीड़ित व्यक्ति या का सामाजिक और कानूनी सहारा बनना, उसे विधिक सलाह दिलवाना, मामले को मीडिया या सोशल मीडिया पर उठाकर सार्वजनिक ध्यान आकर्षित करना, स्थानीय समुदाय मिलकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से न्याय की मांग करना, खुद अपने और दूसरों के अधिकारों के बारे में जागरूक होना ताकि अन्याय का सामना किया जा सके। फिर है, सच्ची शक्ति दया और न्याय में है। इस कथन पर अपने विचार आपको क्या करने हैं, लिखने हैं। तो मेरे विचार से असली शक्ति किसी को दबाने में नहीं, बल्कि उसकी मदद करने और न्याय करने में है। दया और न्याय से समाज में विश्वास और सम्मान बनता है। जो लोग करुणा और निष्पक्षता दिखाते हैं वे अधिक सम्मानित और सुदृढ़ रहते हैं। फिर है, घर घर की कहानी। क्या आपको अपने घर की कहानी पता है? उसे कब बनाया गया, कैसे बनाया गया, उसे बनाने के लिए कैसे कैसे प्रयास किए गए? चलिए अपने घर की कहानी की खोजबीन करते हैं। आप इसमें आपके ना मतलब बड़े बुजुर्गों का सहारा ले सकते हैं, उनका इंटरव्यू ले सकते हैं। जैसे मेरे दादाजी ने मुझे हमारे घर के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वह इस घर में मेरे पापा के जन्म से पहले आ गए थे। इसी घर में आने के बाद मेरे पापा का जन्म हुआ। इससे पहले वे बहुत बड़े घर में अपने 2 भाइयों के साथ रहते थे। उनका संयुक्त परिवार था। फिर परिवार बढ़ा, बच्चे हुए और दादाजी और उनके भाइयों को लगा
कि वह घर छोटा पड़ने लगा है। तब दादाजी वहाँ से इस नए घर में अपनी पत्नी यानी मेरी दादी माँ के साथ आ गए। अभी भी हम छुट्टियों में दादाजी के भाइयों के घर जाते हैं और उनके परिवार भी हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है, यही हमारे इंडिया के अंदर होता है। पहले संयुक्त परिवार होता है, फिर अलग हो जाते हैं, क्योंकि बड़ा परिवार होता है तो एक साथ रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर न्याय और करुणा से जुड़ी सहायता। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। कहानी के इस प्रसंग को ध्यान में रखते हुए नागरिक शिकायत प्रक्रिया के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। इसके बारे में अपने घर और आसपास के लोगों को भी जागरूक आपको क्या करना है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक शिकायत सुविधा। भारत सरकार की इस वेबसाइट पर सभी भारतीय केंद्र या राज्य सरकारों के किसी भी विभाग से जुड़ी शिकायतें कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर भारत की 22 भाषाओं में शिकायत क्या है दर्ज करवाई जा सकती है। तो कुछ आपको जैसे यहाँ पे पोर्टल दे रखी है, इनके माध्यम से हम शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये कहानी थी, एक टोकरी भर मिट्टी में जमींदार ने वकीलों को पैसे देकर वृद्धा की झोंपड़ी पर कब्जा कर लिया। ये अन्याय था। ऐसे अन्याय से बचने के लिए भारत की कई सरकारी सुविधाएं हैं जिनका उपयोग करके न्याय मांगा जा सकता है। कौन कौन सी? जैसे सार्वजनिक शिकायत सुविधा है। यदि किसी सरकारी विभाग द्वारा अन्याय होता है तो आप यहाँ पे जो पोर्टल दे रखा है गवर्नमेंट का, वहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं, जन सुनवाई कर सकते हैं। जैसे यूपी में सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाएं होती है, उनके तहत भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर दूसरों को जागरूक अपने को अगर करना हो तो क्या कर सकते हैं, घर में बातचीत करें, पड़ोसियों को समझाएं, स्कूल में जागरूकता फैलाएं, इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। कुछ पोर्टल सरकारी पोर्टल होते हैं, उन पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर आज की पहेली दे रखी है, नीचे दिए गए अक्षरों के सार्थक शब्द बनाने हैं। जैसे टे कै रे यो ऐसे शब्द दे रखे तो टोकरी बन जाएगा। सेकंड का याद बन जाएगा। 3 का वकील, फिर झोंपड़ी, जमींदार और इकलौता। इस तरीके से क्या है, ये पहेली बन जाएगी। फिर खोजबीन के लिए इस तरीके से आपको दे रखा है, तो ये आप कहानियाँ क्या है ढूंढ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।